गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग एम फेस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। याद रखना, क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग साइटोकाइनेसिस भी पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो माइटोसिस जो हमारा टॉपिक है, इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सेल डिवाइड क्यों करता है। तो आप सब जानते होंगे कि ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये हुआ सेल का न्यूक्लियस, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि सेल तो ग्रोथ कर रहा होता है। ठीक है, सेल में क्या हो रहा होता है? ग्रोथ। तो सेल अपना साइज बड़ा कर रहा होता है। कितना हुआ उसका न्यूक्लियस? उसके न्यूक्लियस में कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, उतना ही है। फिर सेल का साइज कुछ वक्त के बाद और बड़ा हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, सेल और बड़ा हो गया, है कि नहीं। तो सेल का साइज तो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, पर न्यूक्लियस उसके रिस्पेक्ट में उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो हम देखें तो सेल का जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप खुद देखिए, यहां पे न्यूक्लियस बड़ा है और साइटोप्लाज्म भी इतना है, तो यहां का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कुछ होगा जो कि इसके न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो से ज्यादा होगा, और इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो सबसे कम होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो साइज है, कंटेंट है, वो लगातार ग्रो करते जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हो रहा है, न्यूक्लियस उतना का उतना है, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होते जा रहा है बाबू? डिस्टर्ब। ये डिस्टर्ब हो गया तो सेल अपने आप को फाइनली डिवाइड करेगा ताकि वापस से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। ये एक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का एक थ्योरी है जिसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि सेल बेसिकली डिवाइड क्यों करता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब हम लोग जानते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। किसी चीज को इक्वेशनल बोलने का मतलब है कि वो इनिशियली जितना था फाइनली भी उतना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा एक सेल है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनिशियली वो है 2n। आफ्टर एम फेस यानी आफ्टर माइटोसिस, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस, दो डॉटर सेल बने, दो डॉटर सेल बने, और दोनों में ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो क्या रहेगा? 2n। मतलब इनिशियल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी इक्वल टू द फाइनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनिशियल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फाइनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। तो आखिर सेल माइटोसिस करता क्यों है? तो हम लोगों ने पहला जवाब दिया, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या रहता है? सेम। ये होता है तो काउस सेल ग्रोथ। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेल ग्रोथ, ठीक है, इंजरी रिपेयर और डेवलपमेंट करवाने के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए।
हमारे पास होता है माइटोसिस। ठीक है बच्चों, माइटोसिस को हम लोगों ने 4 फेज में डिवाइड किया है। एम फेज या माइटोसिस को हम लोगों ने 4 फेज में डिवाइड किया है बच्चों। पहला फेज होता है प्रोफेज, ठीक है। दूसरा फेज हो गया मेटाफेज, तीसरा फेज हो गया एनाफेज, और आखिरी फेज हो गया टेलोफेज। ये 4 प्रोसेस के दौरान जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है बच्चों, वो डिवाइड कर जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? कैरियोकाइनेसिस। दिस इज योर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और इन दोनों डिवीजन के बाद कंप्लीट सेल हम लोग देखते हैं कि डिवाइड कर जाता है। ये साइटोकाइनेसिस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि प्लांट्स में अलग तरीके से होता है और एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। तो एम फेज, जिसे हम लोग माइटोसिस बोल रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसे सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कैसे इसे याद रखते थे? प्यार मुझे आया तुझ पे। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं इसके सीक्वेंस को। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है एम फेज के बारे में। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पैरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशनल डिवीजन। आप लोगों को बता दिया मैंने। फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। मैंने बताया आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between them. ऐसा नहीं है कि प्रोफेज के एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री हम लोग बना दें कि इस बाउंड्री तक प्रोफेज हो रहा है और उसके बाद मेटाफेज स्टार्ट होगा। कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि ये एक बाउंड्री में डिवाइडेड है। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने बात किया एम फेज के बारे में, जिसमें कितने फेजेस आ गए? 4। मेरे साथ याद करेंगे आप लोग। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्यार मुझे आया तुझ पे। इस तरह से हम लोग जब अपने क्लास में थे तब याद किया करते थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फेज जो होता है किसी भी सेल माइटोसिस का, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। तो प्रोफेज में कोई सेल कैसे आया होगा? सबसे पहले तो उसने इंटरफेज को पार किया होगा। इंटरफेज यानी द फेज व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, इट इज रेस्टिंग। उस फेज को पार करके सेल पहुंचा होगा प्रोफेज में। तो सबसे पहले तो हम लोग एक इंटरफेज का सेल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने एक इंटरफेज का सेल लिया। ठीक है, एक मिनट। ये हमारा एक सेल हुआ, इसके अंदर हम लोगों ने बना दिया न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, इसके अंदर न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस के ऊपर हमने बनाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके चारों ओर और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके चारों ओर हैं बच्चों, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, इसके ऊपर हम कुछ बना देंगे, ये राइबोसोम्स हो गए, दैट इज रिप्रेजेंटिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है न्यूक्लियोलस, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये न्यूक्लियोलस हो गया बच्चों। और उसके बाद यहां पे बना देते हैं हम लोग गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये हो गया गोल्जी बॉडीज। तो हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है, हमें न्यूक्लियर इनवेलप दिख रहा है बच्चों, हम लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, हम लोगों को गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो बेसिकली ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये सब हमें नजर आ रहे हैं इंटरफेस के एक सेल, इंटरफेस के एक सेल में ये सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। जब ये सेल मूव करेगा टू द नेक्स्ट स्टेज एंड इट विल एंटर इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज दैट वी कॉल एज प्रोफेज। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफेज, ठीक। प्रोफेज को बेसिकली हम लोगों ने दो भाग में बांटा है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तब इसके साथ क्या होगा देखिएगा आप लोग, ये हमने एक सेल बना लिया, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है। धीरे धीरे जब यहां पे ये सेल आपका प्रोफेज में एंटर करेगा तो देयर विल बी स्टार्टिंग ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्रोमोसोम आपका डीकंडेंस्ड है, फैला हुआ है। यहां का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो होगा उतना क्लियर नहीं है इस डायग्राम में, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम है जो कि एस फेज के दौरान डुप्लीकेट हुआ था, सेंट्रोजोम जो कि एस फेज के दौरान डुप्लीकेट हुआ था, इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। ये अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएगा। इससे निकलेंगे एस्ट्रल रेस। ये कौन से रेस हैं बच्चों, दीज आर सेंट्रियोल्स, मार्क कर दे रहा हूं, ये सेंट्रियोल्स हैं, आप लोग सेंट्रोजोम भी बोल सकते हो। और ये जो रेज रेडिएट आउट हो रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल रेस। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रल रेस। तो हम लोग लिखते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, मूव स्पिंडल, ये आप जा रहा है जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड। और याद रखेंगे ये जो सेंट्रियोल ये डुप्लीकेट हुए थे ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। सेंट्रियोल्स कब डुप्लीकेट हुए थे, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, ठीक है। सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। एस्ट्रल रेस रेडिएट आउट करेंगे, एस्ट्रल रेस रेडिएट्स आउट फ्रॉम सेंट्रियोल्स। एस्ट्रल रेस क्या है, तो बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेंट्रियोल अलोंग विथ एस्ट्रल रेस, या हम बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक अपैरेचस। अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या होता है। अगला स्टेज जैसे ही हम लोग मेटाफेज में जाएंगे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जिसका बात मैं कर रहा हूं स्पिंडल फाइबर्स वो है क्या, ठीक है। फॉर्म द माइटोटिक अपैरेचस, ठीक है बच्चों, माइटोटिक अपैरेचस। यहां तक बात हुआ। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों आप लोग, यहां पे मैंने बनाया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये था हमारा गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो आप लोग, और ये था न्यूक्लियोलस, ये था न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसइंटीग्रेट होने लगा। ठीक है, ये यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसइंटीग्रेट नहीं था, ये कॉम्पैक्ट था, ये जुड़ा हुआ था। यहां हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारा डिसइंटीग्रेट कर गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या ये भी एक पॉइंट हो सकता है प्रोफेस का? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको क्या इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है बच्चों? नहीं। क्या इसमें गोल्जी बॉडीज नजर आ रहा है? नहीं। क्या इसमें न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है? नहीं। तो बेसिकली क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, कुछ भी बोलो आप लोग, एंड न्यूक्लियोलस disappears, and nucleolus disappears। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर चुका है। और ये किस फेज का हम लोग बात कर रहे हैं? प्रोफेज का। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज। इसमें क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं, इससे जो रेज रेडिएट आउट कर रहे हैं उन्हें हम लोग एस्ट्रल रेज बोल रहे हैं, और सेंट्रियोल्स अलोंग विद स्पिंडल फाइबर एक अपरेचस बना रहे हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं माइटोटिक अपरेचस। ठीक है बच्चों, ये दोनों डायग्राम को आप अगर क्लियर देखोगे तो आपको क्लियर कट डिवीजन समझ में आएगा कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूं इंटरफेज और प्रोफेज के बारे में। इंटरफेज में आप देखो स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे, और वो स्ट्रक्चर्स गायब होना शुरू हुए हैं किस स्टेज में? प्रोफेज में। डीएनए का यानी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर चुका है प्रोफेज स्टेज में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इस स्टेज के बारे में। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, देखिएगा मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ये आपके लिए। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फॉलोज द एस एंड G2 फेज। इंटरफेज में ही होता है ना, G1 के बाद एस, एस के बाद G2, G2 के बाद हमारे एम फेज, एम फेज का फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। ठीक है, फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इन द एस एंड G2 फेज the new DNA molecules formed are not distinct, new DNA molecule forms are not distinct but intertwined, वो कंडेंस नहीं रहते हैं। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स। ये मैंने पहला लाइन लिखा था, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स। ये देखिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, The chromosomal material becomes untangled, जो इंटरवेंड थे आपस में उलझे हुए थे क्रोमोसोमल मटेरियल, वो अनटैंगल्ड हो जाएंगे और अब उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। The chromosomal materials becomes untangled during the process of chromatin condensation, that is condensation of chromosomes। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, the centrosome which had undergone duplication during the S phase, ये मैंने आपको बताया, जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल है, जिसका डुप्लीकेशन S फेज के दौरान हुआ है। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, यानी सेंट्रोजोम मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स? अगर हम लोग उन्हें ध्यान से देखें तो वो है condense to form compact chromosomal materials, condense to form compact mitotic chromosomes,
कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनाएंगे। यहां कंडेंसेशन हुआ है क्रोमोसोमल मटेरियल्स का बच्चों, ठीक है। कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ये डायग्राम में वैसा क्लियर नहीं है, आगे मेटाफेज में, मेटाफेज स्टेज में क्लियरली हमें क्रोमैटिड्स नजर आते हैं, उसके डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये एक क्रोमैटिड हुआ, ठीक है, ये दूसरा क्रोमैटिड हुआ बच्चों, और बीच में एक सेंट्रोमियर रहता है जिसे हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। इसके साइड में एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। इसके साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस begins to move towards the opposite poles। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, ये सेंट्रोमियर या जो सॉरी सेंट्रियोल का मूवमेंट होता है अपोजिट पोल्स की तरफ। Each centrosome radiates out in microtubules called as asters. The 2 asters together with spindle fibers, ठीक है। यहां मैंने लिखा है सेंट्रियोल along with the spindle fiber। आप इसे एस्टर्स भी बोल सकते हैं, ये दोनों एस्टर्स हैं, ठीक है। एस्टर्स along with the spindle fiber, एस्टर्स along with the spindle fiber forms the mitotic apparatus, forms the mitotic apparatus। आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लें बच्चों। सो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर इनवेलप लिखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, इसे मैं थोड़ा इनलार्ज कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर में स्ट्रक्चर है अर्ली प्रोफेज का, जिसमें हम लोगों का कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट हो चुका है। ये जो अनटैंगल्ड होते जा रहे हैं, ठीक है, कंडेंस होते जा रहे हैं क्रोमोसोम, अर्ली प्रोफेज है। लेट प्रोफेज में हम देख रहे हैं, अर्ली प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है, अर्ली लेट प्रोफेज में हम देख रहे हैं डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। और जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये डिसअपियर कर चुके हैं प्रोफेज में, ठीक है बच्चों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज क्यों ना उस डायग्राम को हम लोग यहां ले आए, जो उस डायग्राम को हम लोगों ने देखा था इस जगह पे। ये है हमारा प्रोफेज का डायग्राम, ठीक है। इसे हम लोग ले चलते हैं, ओके। एक क्लोन बनानी है हम लोगों ने, और इसे हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड, ठीक है। यहां पे हमारे पास आ चुका है ये डायग्राम, ठीक है बच्चों। देखिएगा, दिस वॉज प्रोफेज। अब प्रोफेज से हम लोगों को अगले स्टेज में जाना है, जिसका नाम है मेटाफेज। क्या क्या चेंजेस हो गए होंगे प्रोफेज में, क्या आप लोग बता सकते हैं? प्रोफेज में चेंजेस हुए होंगे कि सेंट्रियोल अपोजिट साइड जा चुका है, सेंट्रियोल हैज मूव टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका होगा, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो चुका होगा। मेटाफेज इज द बेस्ट stage for the study of chromosomes. It is the best stage for the study of chromosome. Basically इस स्टेज में क्या होता है माफ करिएगा, इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है
वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है और इट अलाइंस इन द सेंट्रल इक्वेटर, इट इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। क्या हम लोग बोलते हैं उसे? हम मेटाफेज प्लेट। दो पोल्स पे सेंट्रियोल है और इक्वेटर पे आ जाता है क्रोमोसोम। आप क्लियरली क्रोमोसोम नंबर काउंट कर सकते हो इस स्टेज के दौरान। कभी कभी सवाल आता है कि किस स्टेज के दौरान हम लोग क्रोमोसोम की बेस स्टडी कर सकते हैं, तो मेटाफेज। किस स्टेज के दौरान क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, तो मेटाफेज। किस स्टेज के दौरान क्रोमोसोम्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब भी है मेटाफेज। तो हर क्रोमोसोम के सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आप लोग जानते हो। और साइड्स में एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये हो गया काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स तो बेसिकली होता क्या है, यहां से रेडिएट आउट करता है स्पिंडल फाइबर, जो कि इसके काइनेटोकोर्स में आकर के जुड़ता है। ठीक है, इसके काइनेटोकोर्स में आकर के जुड़ता है। तो बात कर रहे थे, यहां पे हमारा काइनेटोकोर्स के साथ स्पिंडल फाइबर ज्वाइन करेगा। ये स्पिंडल फाइबर है जो कि काइनेटोकोर्स के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, एक सेंटर पे ये अलाइन हो चुका है। मेटाफेज की खासियत क्या है कि क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द सेंटर एट द इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। ठीक है, इसमें स्पिंडल फाइबर जो है अटैच कर चुका है काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स के साथ। इट इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। आप क्रोमोसोम्स को क्लियरली देख सकते हो इस स्टेज के दौरान, आप क्लियरली काउंट कर सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, अगर इसके बारे में की पॉइंट्स लिखना है तो क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो गए। ठीक है, क्रोमोसोम्स align at the central equator called as, क्या नाम बोलेंगे हम लोग? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस with the kinetochores of chromosomes। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? तो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइड में निकलते हैं। जहां पे सेंट्रोमियर होता है उसी जगह पे साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, उन्हें हम लोग काइनेटोकोर्स बोलते हैं। तो ये बेसिक फीचर है हमारा मेटाफेज का। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है ये। देखिए, मेटाफेज द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, से थोड़ा इनलार्ज कर लिया जाए। The complete disintegration of nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis। तो बेसिकली ये सेकेंड फेज है माइटोसिस का। Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell। By this stage, chromosome of condensation of chromosome is completed। chromosomes का condensation complete हो जाता है। मैंने लिखा है chromosomes are clearly visible। condensation of chromosome is completed। They can be observed clearly under the microscope। This then is the stage at which morphology of the chromosome is most easily studied। तो हम लोगों ने लिखा best stage for the study of chromosomes। ठीक है, अगला देखिए, at this stage that is metaphase, chromosome is made up of two sister chromatids। ये एक क्रोमैटिड हुआ, इसको हम लोग देखते हैं, एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, तो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हुआ। ठीक है, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है? तो ये एक क्रोमोसोम हुआ,
तो इसके सेंटर में जो कॉन्स्ट्रिक्शन आया इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स। ठीक है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो कि सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे देखने को मिलते हैं, जिसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच करता है, उन्हें हम लोग काइनेटोकोर्स बोलते हैं। तो ये हो गए डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स। ठीक है, these structures serves as the site of attachment of spindle fiber। तो इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, कई बच्चे सेंट्रोमियर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, सेंट्रोमियर को टिक करके आ जाते हैं, वो गलत होगा। स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच करता है काइनेटोकोर्स के साथ। स्पिंडल फाइबर ये है, इसे हम लोग स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये जो आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि सेंट्रियोल से रेडिएट आउट होकर के आके काइनेटोकोर के साथ जुड़ रहा है, इसे हम लोग स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ऑफ द स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator। देखिए यहां पे chromosomes align at the central equator called as metaphase plate। ठीक है, coming to align at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber। यहां देखिए डायग्राम में एक क्रोमेटिड के साथ एक काइनेटोकोर है जिसके साथ एक स्पिंडल फाइबर है, ये दूसरा क्रोमेटिड है इसके साथ एक काइनेटोकोर है, यहां पे दूसरा स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड टू इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। ये इस पोल से कनेक्टेड है ये क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड जो आपका हुआ ये इस पोल से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, The plane of alignment, इंपॉर्टेंट बात है, the plane of alignment of the chromosome at the metaphase is referred to as metaphase plate, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। की फीचर्स मेटाफेज के क्या है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, जिसे हम लोग सेंट्रल इक्वेटर लिखे हैं वही चीज है, एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दिया है, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है मेटाफेज का, देख सकते हैं बच्चों आप लोग। दिस इज द डायग्राम प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। ये ट्रांजिशन होता है मेटाफेज में, मतलब प्रोफेज से मेटाफेज में जा रहा है, धीरे धीरे सब सेंटर में आ रहे हैं। ये मेटाफेज में आ चुका है, सारे क्रोमोसोम्स देखिए, सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में आ चुके हैं। All the chromosomes are aligned in the center। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिशन हो, ये मेटाफेज कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक पोल से इस तरह से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर में आके, और एक इस तरफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बड़ा प्यारा डायग्राम है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब फोर्सेस लगेंगे एनाफेज के दौरान तो सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और हमारा क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। ठीक है, ये था मेटाफेज के बारे में। अगला स्टेज हम लोग पढ़ते हैं जो कि है एनाफेज। ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज। नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज। एनाफेज कहां से आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे मेटाफेज से आ रहा है। सही बात है, तो चलिए मेटाफेज का एक हम लोग ये डायग्राम को उठा करके एनाफेज में ले चलते हैं, है ना। तो हम लोगों ने इसको एक क्लोन किया और इस क्लोन को हम लोगों ने मूव कर दिया एनाफेज वाली स्लाइड में। ठीक है, यहां हम लोगों ने मूव किया, आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां ले आते हैं। ये था हमारा मेटाफेज का स्ट्रक्चर। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब क्या है एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स फोर्स लगाते हैं जिसके कारण हमारा जो सेंट्रोमियर वो स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करता है मतलब
टूट जाता है, टूट करके क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा बच्चों, ये है हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, यहां से हमारा जो सेंटर, ये आपका क्रोमोसोम है, वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां 1 2 4, ठीक, ठीक है। तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो ये है एनाफेज का डायग्राम। क्या हुआ है, देखिए यहां पर से जो स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ था क्रोमैटिड्स के साथ सेंट्री, ये काइनेटोकोर्स में आकर के फोर्सेस लगे और फोर्सेस लगने के कारण सेंट्रोमियर स्प्लिट किया। देखिए यहां पे सेंटर में जो रेड कलर से मैंने बनाया था दैट वाज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से जो क्रोमैटिड है वो स्प्लिट होकर के अलग हो गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर splits and chromatids separate, and chromatids separate। सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गए और क्रोमैटिड सेपरेट हुआ। सिर्फ सेपरेट हो रहा है नहीं, ये मूव भी कर रहा है। किधर, अपोजिट पोल्स पे। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, अपने अपने सेंट्रियोल्स की तरफ। तो होगा क्या, क्रोमैटिड्स move towards, chromatids move towards opposite poles, chromatids move towards opposite poles। हाँ देख सकते हैं हम लोग, क्रोमैटिड्स जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए अगर मैं इस तरह से क्रोमोसोम को बनाऊं, ठीक है, यहां पे उसका सेंट्रोमियर हुआ, ठीक है, इधर काइनेटोकोर्स में ड्रॉ कर देता हूं। यहां एक काइनेटोकोर हुआ, यहां दूसरा काइनेटोकोर हुआ, यहां पे इस तरह से स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ा हुआ था, ये इधर से। तो ड्यूरिंग एनाफेज जो मूवमेंट हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, जो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ये है हमारा स्पिंडल फाइबर और जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमैटिड है, वो इस तरह का शेप ले लिया है और इस तरफ इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। मतलब कि जो सेंटर है वो आगे जा रहा है और आर्म्स जो है, या इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं, क्रोमैटिड्स के आर्म्स, वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मूवमेंट होता है, सेंटर जो होता है वो लीडिंग एज पे रहता है, लीडिंग एज पे रहता है, और जो आर्म्स होते हैं वो लैग करते हैं, या एनसीईआरटी के लाइन में लिखें तो ट्रेल करते हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, इसका उल्टा नहीं बना दीजिएगा कि सेंटर पीछे और आर्म्स आगे, ये गलत डायग्राम हो जाएगा। अगर इस तरह का डायग्राम आप लोगों ने बना दिया, आर्म्स आगे और सेंटर पीछे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा सेंटर आगे की तरफ मूव करेगा और आर्म्स ट्रेल बिहाइंड करेंगे। आप इसको नॉर्मल भी सोच सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए कि ये इलास्टिक का रहता है ये पेन, इसको मैं बीच से खींचता, तो जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता वो आगे आता, और जिस पॉइंट पे फोर्स नहीं लग रहा होता वो पीछे से आता, वो पीछे छूट जाता। ये सॉलिड है तो मैं एक पॉइंट पे लगाऊं वो पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर ये इलास्टिक का रहता तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे फोर्स लगा दे वो पॉइंट आगे आता। तो सेंटर लीड करता है और आर्म्स ट्रेल बिहाइंड होते रहता है, पीछे पीछे आते रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनाफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, क्रोमैटिड सेपरेट करता है, क्रोमैटिड मूव कर जाता है अपोजिट पोल्स पे, सेंटर लीडिंग एज पे रहता है और आर्म्स ट्रेल करता है, पीछे से आता है, ट्रेलिंग बिहाइंड होता है। तो ये रहा हमारा एनाफेज, इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
क्या लिखा है एनाफेज? एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। ठीक है, स्प्लिट साइमल्टेनियसली, एक एक करके ये आपका अलग, ये आपका स्प्लिट कर जाते हैं। एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। ये तो क्रोमैटिड्स से इनमें डबल हो चुका है डीएनए, ये फ्यूचर क्रोमोसोम बनेंगे। begin their migration towards the two opposite poles as each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole। सेंटर, ये आपका सेंट्रोमियर जो था वो डायरेक्ट हो रहा है पोल्स की तरफ, यानी लीडिंग एज पे है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोल, एंड हेंस एट द लीडिंग एज, सेंटर एट द लीडिंग एज with the arms of the chromosomes trailing behind, arms trailing behind। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना कि आप आर्म्स को आगे कर देना और सेंटर को पीछे। आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड क्या है? फॉलोइंग की इवेंट्स। तो पहला की इवेंट है सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। जो सेंटर है, यानी इसके हिसाब से बोले तो सेंट्रोमियर है, वो लीडिंग एज पे रहेगा और आर्म्स पीछे रहेगा, ट्रेलिंग बिहाइंड रहेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है, इसमें हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि अपोजिट पोल्स पे चला गया है, मूव कर चुका है हमारा क्रोमैटिड्स, जो कि फ्यूचर क्रोमोसोम है डॉटर न्यूक्लियाई का। और देखिए कितना क्लियर कट दिख रहा है कि सेंट्रोमियर आगे की तरफ है और आर्म्स पीछे की तरफ है। दिस इज एनाफेज स्टेज ऑफ एनफेज। ठीक है, अगला स्टेज जो है एनाफेज के बाद, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ एमफेज, दैट इज कॉल्ड एज टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज को हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ एमफेज। क्या बोल सकते हैं? रिवर्स ऑफ एमफेज। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक बार वो डायग्राम को उठा करके ले आते हैं यहां पे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा एनाफेज का डायग्राम, निक्लोन किया, से मूव करते हैं उस स्लाइड पे है। ठीक, ये था हमारा एनाफेज का डायग्राम। देखिएगा बच्चों, टेलोफेज इज समवट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का उल्टा। प्रोफेज में क्या होता था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां क्या होगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिलती थी प्रोफेज के दौरान, यहां अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। टेलोफेज में क्रोमोसोम विल लूज इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट करता था, यहां पे वापस से रीफॉर्म करेगा। प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये डिसअपियर कर जाते थे, यहां पे रीअपियर करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ टेलोफेज this will mark the completion of karyokinesis, that is nuclear division will be completed। तो क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स जो हमारे क्रोमैटिड थे, जो फ्यूचर क्रोमोसोम थे डॉटर न्यूक्लियाई के, ये मूव कर रहे हैं, अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। अपोजिट पोल पे जाने के बाद ये वापस से डीकंडेंस कर गए। ठीक है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डीकंडेंसेशन हुआ। ठीक है, डीकंडेंसेशन यहां पर भी डीकंडेंसेशन हो गया। ठीक है, डीकंडेंसेशन के बाद क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल अगेन फॉर्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म कर चुका है। क्रोमोसोम यहां पे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी था, हम लोगों ने मेटाफेज में देखा क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, क्लियर कट दिख रहा था क्रोमोसोम। ये देखिए, मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम क्लियरली दिख रहा था, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी था क्रोमोसोम का। लेकिन टीलोफेज के दौरान क्या होगा बच्चों? टीलोफेज के दौरान क्रोमोसोम की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जा चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, और सेल ऑर्गेनल्स वापस से बनने लगेंगे, सेल ऑर्गेनल्स बन रहे हैं बच्चों। ठीक है,
इसके ऊपर मैं राइबोसोम डाल देता हूं ताकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ में डिस्टिंक्शन हो। न्यूक्लियोलस विल बी फॉर्म्ड, दिस इज न्यूक्लियोलस। Golgi body will be formed, this is Golgi body, this is Golgi body। so completely reverse हुआ है प्रोफेज का, ठीक है। प्रोफेज में हुआ था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ है ना, डीकंडेंस कर चुका है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स लूज देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जोम्स लूज देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, लूज देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी बोल लो, और न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, ये दोबारा से आ जाएंगे, रीअपियर्स, है ना। तो हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। ऑल्दो ये आपका कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस को मार्क करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर formed, न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। इस प्रोसेस की खास बात यह है कि इसमें कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनिशियली था पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में भी उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पेरेंट सेल में अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था तो डॉटर सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सो हम लोग पढ़ते हैं टेलोफेज के बारे में। At the beginning of the final stage of karyokinesis, that means it is the final stage of karyokinesis, telophase. The chromosomes that have reached their respective poles decondense. क्रोमोसोम का क्या होता है, decondensation, decondensation of chromosomes, ठीक है, and lose their individuality, lose their distinct identity, and can no longer be seen, and each set of chromatin material tends to collect at each of 2 poles. This is the stage which shows the following key events. क्या क्या की इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों, हमें देखने को मिलते हैं cluster at the opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements, ठीक है। nuclear envelope develops, nuclear membrane न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, ठीक है, एट न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ टेलोफेज, ठीक है बच्चों। तो ये यहां पे हमारा एमफेज कंप्लीट होता है। इसके बाद एक स्टेज है जो कि एमफेज के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो अगला स्टेज क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेगा। तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली प्लांट्स में अलग तरीके से होता है बच्चों और एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में कैसे होता है, तो एनिमल्स में एक
डीपनिंग होता है। अगर ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो हम देखते हैं कि सेल के बाहर इस तरह से डीपनिंग होते जाता है। ठीक है, इस डीपनिंग को हम लोग बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन दैट इज फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। कैसे हो रहा है? फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर एक डीपनिंग क्रिएट हुआ। ये डीपनिंग क्लोज आते जाती है और फाइनली हमारा जो सेल है वो इवेंचुअली डिवाइड कर जाता है। ठीक है, एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय फरो फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर। प्लांट्स में इसका अलग होता है। प्लांट्स में आप जानते हैं कि प्लांट्स हैव इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। प्लांट्स के पास तो सेल वॉल है, तो प्लांट्स में इस तरह का फरो फॉर्मेशन तो संभव नहीं है। तो प्लांट्स में किस तरह से सेल डिवीजन होगा? तो इन प्लांट्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स। सेल प्लेट्स बनता किससे? तो प्लांट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। याद रखेंगे, प्लांट्स में सेल प्लेट्स कैसे बनता है? फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर यानी सेंटर से बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये दिस विल मूव फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द आउटसाइड, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द आउटसाइड, और इवेंचुअली ये मीट करेंगे। सेल प्लेट्स जो होते हैं प्लांट में उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। इवेंचुअली ये मीट करके सेल को डिवाइड कर देते हैं। दिस विल इवेंचुअली मीट एंड विल डिवाइड द सेल। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है बाबू? बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, सेल प्लेट का एक और नाम मैंने आपको बताया, याद रखेंगे आप लोग, फ्रैग्मोप्लास्ट। ये बनता किससे है? फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। और ये कैसे हो रहा है? फ्रॉम द सेंटर टू आउटसाइड, फ्रॉम द सेंटर टू आउटसाइड। और एनिमल्स में फ्रॉम पेरिफेरी या फ्रॉम आउटसाइड टू द सेंटर ये मूवमेंट होता है। ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये जो हमारा सेल प्लेट है, इट विल आफ्टर सेल डिवाइड जब कर जाएगा, देन इट विल रिप्रेजेंट्स द मिडल लेमेला। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मिडल लेमेला होता क्या है? तो ये एक प्लांट का सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, इसके बीच जो मटेरियल होता है दैट फॉर्म्स द मिडल लेमेला। मिडल लेमेला आप जानते हैं किस तरह से कम्युनिकेशन फॉर्म करता है बच्चों। हेलो, हाँ बोलिए। हम तो भेज दें, आप देखिए वहां पर कोई होंगे खड़े, बंधन बैंक के पास है ना, पुराना जहाँ पे बंधन बैंक था वहां पे, वहां देखिए ना पुष्पा निवास करके लिखा हुआ। आगे थोड़ा सा बढ़िए, दुकान की तरफ, आप दुकान की तरफ बढ़िए, देखिए पुष्पा निवास लिखा हुआ। आप दुकान के साइड, हाँ हाँ दुकान के पास आइए, वहां पे दुकान के रास्ते में आपको दिख जाएगा पुष्पा निवास। ग्राउंड फ्लोर पे ही मेरा घर है। ग्राउंड फ्लोर पे देखिए, वहां पे कोई खड़े नहीं तो ग्राउंड फ्लोर। हेलो, मिल गया क्या कुछ वहां पे आपको? ठीक है, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस के बारे में लिखा हुआ है।
ठीक है, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, that is karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called as cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. In an animal cell, this is achieved by the appearance of furrow. मैंने आपको बताया furrow formation in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. Plant cells, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cells, wall formation starts at the center of the cell and grows towards outside to meet the existing lateral walls. The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called as cell plate, जिसको मैंने फ्रैग्मोप्लास्ट भी बताया. That represents the, मैंने आपको बताया, that represents the middle lamella between the walls of the two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids gets distributed between the two daughter cells. कुछ cells में karyokinesis यानी न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है, पर न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता. मान लीजिए कि न्यूक्लियर डिवाइड कर जाए, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाए और साइटोकाइनेसिस ही ना हो, तो एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे, है कि नहीं? दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसीटियम. सिंसीटियम का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियस. ठीक है, बेसिकली फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन में यही होता है. साइटोकाइनेसिस की कैरियोकाइनेसिस के इमीडिएटली बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसके कारण एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं. ये जो आप देख रहे हैं बीच में इस तरह से डीपनिंग होते जा रहा है, डीपनिंग होते होते सेल फाइनली डिवाइड हुआ. ये जो आपका डायग्राम है ये वाला, दिस इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स. साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कि बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है और फाइनली वो ज्वाइन करके एक मिड में स्ट्रक्चर बना दे रहा है. सेल प्लेट फॉर्मेशन ये हो रहा है प्लांट्स में. साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स. साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स. ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. क्या है माइटोसिस का सिग्निफिकेंस? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि ये सेल रिपेयर करवाता है, सेल ग्रोथ करवाता है. नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बॉडी का होता है उसमें भी माइटोसिस का रोल है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है, रिस्टोर्स न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. इट रिस्टोर्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करता है. इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ वुंड्स या इंजरी. ठीक है, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ जो भी कट गया मान लीजिए हमारे बॉडी में, वहां सेल का ग्रोथ तो और सेल बनना चाहिए ना, तो माइटोसिस करवाएगा. हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ वुंड्स और यू कैन से इंजरी. जो सेल लॉस्ट हुए उनको रिप्लेस करता है. रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स. मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है प्लांट से, मेरिस्टेमेटिक रीजन की नहीं बोला जाता, वो रीजन जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा होता है ताकि प्लांट का ग्रोथ हो सके, वहां पर भी आपका माइटोसिस का रोल है. हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे गट में जहां सेल रेगुलरली इरोड ऑफ हो रहे हैं, वहां पर भी सेल्स को रिप्लेस करने में माइटोसिस का रोल है. तो बेसिकली माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि माइटोसिस में जो टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं, द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर mitosis are identical to the parent. या सेल भी बोल सकते हैं.
पेरेंट। कोई जेनेटिक चेंज नहीं होता माइटोसिस के दौरान। मियोसिस में जेनेटिक चेंज हो जाता है, दैट लीड्स टू वेरिएशन। माइटोसिस में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग आ जाते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं प्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। प्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ माइटोसिस, जिसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस is not followed immediately after karyokinesis। karyokinesis मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर चुका है और उसके बाद सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए कि लगातार न्यूक्लियस से डिवाइड करते जा रहा है, तो क्या होगा, एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो मल्टीपल न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं सीटियम। ये बेसिकली कहां देखने को मिलता है, तो आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि जो एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। जो हमारा नारियल होता है, नारियल का पानी, कोकोनट वाटर, ठीक है, कोकोनट वाटर, जिसमें हमारा क्या रहता है, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है। वो बेसिकली इसी तरह से डिवाइड करता है। तो उसमें सबसे पहले बस न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा होता है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा था, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा हो जाते हैं सेम साइटोप्लाज्म में, है ना। फिर एक होता है एमाइटोसिस, बहुत ही फास्ट, बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट सेल डिवीजन है, बहुत ही फास्ट सेल डिवीजन है बच्चों। और ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। इसके बारे में ज्यादा हमें नहीं जानने का जरूरत है, बस इसमें जानिए कि इसमें कोई भी क्रोमोसोमल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, तुरंत न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, यानी बैक्टीरिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ, एम्फेस अलॉन्ग विद साइटोकाइनेसिस। एक वीडियो और बनेगी जिसमें मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा, और एक लास्ट वीडियो जिसमें हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज हमें बताएं, और इसको पढ़ें, इसका नोट साथ साथ बनाएं, और बेटर स्टडिंग। थैंक यू।